आप देख रहे हैं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। प्रियंका संभव हूं मैं और आपके लिए मनी 9 में ये खास बातचीत लेकर आती हूं ताकि हम समझ सकें कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसी हो ताकि आपका पैसा बनता रहे। आज हम वैसे उन दो एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि भारतीय इन्वेस्टर्स के सबसे मोस्ट फेवरेट हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट, सोना और घर, मकान, फ्लैट, आप जो कहते हो। वैसे हमारे देश में इन दोनों एसेट को सबसे सेफ, सबसे रिलायबल और बुरे वक्त का साथी माना जाता है। सोना है तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, आपने भी सुना होगा। सिर के ऊपर अपनी छत है तो सब बढ़िया है। घर है तो हम अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए एक ठोस एसेट छोड़कर जा सकेंगे। लेकिन क्या ये दोनों एसेट जो हैं हमारी फीलिंग से जितने क्लोजली जुड़े हैं, क्या हमें वेल्दी बना रहे हैं? क्योंकि दोनों ही में हम गजब का उतार चढ़ाव देखते हैं। तो क्या इनकी जो फ्रीक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन है वो इन्हें उतना ही भरोसेमंद बनाते हैं जितना हम इन्हें मान रहे हैं? यानी हम जो मान रहे हैं और एक्चुअली में क्या हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए जब 2026 शुरू हुआ था, जनवरी, मुझे बहुत क्लियरली याद है, फर्स्ट मंथ में ही हमने गोल्ड को देखा लाइफ टाइम हाई पर जाते हुए 1,80,000 पर अब हम जून खत्म करके जुलाई में एंटर कर रहे हैं और 1,40,000 के लेवल हम देख चुके हैं। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हम कहीं आने वाले समय में 1,20,000 तक सोने को जाते हुए देखेंगे। कोई कह रहा है इससे भी बड़ी गिरावट आने वाली है। और अब बात अगर रियल एस्टेट की करूं तो रियल एस्टेट में सेल्स कम है पर प्राइजेस जो हैं वो अभी भी परवान पर चढ़े हुए हैं। तो आखिर इन दोनों एसेट का बिहेवियर क्या है, इसमें आपको कितना निवेश करना चाहिए? अगर आज आप अपनी मेहनत की कमाई इन इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो क्या समझदारी भरा फैसला है? तो इस फैसले को आप कैसे लें, क्या समझें? आज मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। आज मेरे स्पेशल गेस्ट हैं इकोनॉमिस्ट और पर्सनल फाइनेंस के जानकार शरद कोहली जी। इनसे आज मैं समझने वाली हूँ क्योंकि इनके गोल्ड और सिल्वर के बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखे और मेरे मन में यही सवाल है कि अगर हम मेहनत की कमाई लॉन्ग टर्म में उससे दौलत बनाना चाहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर और रियल एस्टेट क्या यही है राइट चॉइस? शरद सर नमस्ते, वेलकम टू मनी 9। गोल्ड में बहुत सारा एक्शन, आपके इतने सारे वीडियोस भी मैंने देख लिए। ये करेक्शन है या अपॉर्चुनिटी है? 18 इयर्स के बाद हम इस तरह का जो है एक गिरावट देख रहे हैं गोल्ड में, इतनी शार्प करेक्शन, आप इसे कैसे समझाएंगे? नमस्कार प्रियंका, आपको और ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा और मनी 9 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। पहले तो देखिए, सोने के पहले तो आपका सीधा मैं जवाब दे दूं जो आपने पूछा है सीधा। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देखता हूं और आप तो बिजनेस जर्नलिज्म से सालों से जुड़ी हुई हैं, आपको सारे एसेट क्लासेस देखती रही हैं। अब मुझे बताइए, कोई ऐसा एसेट क्लास कभी हुआ है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता रहे, बस ऐसे ही टेक ऑफ करता रहे, सीधा ही चलता रहे? कभी नहीं। कभी ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो सोने ने, मुझे लग रहा है, पिछले 2 साल में जो एक गोल्डन रन, सिल्वर ने भी फॉर दैट मैटर एक गोल्डन रन देखा, उसमें 28-29 जनवरी से एक करेक्टिव फेस आया और वो करेक्टिव फेस का कारण प्रॉफिट बुकिंग था क्योंकि 1,80,000 दिरहम प्रति 10 ग्राम क्रॉस कर गया था, चांदी 4 लाख क्रॉस कर गई थी। तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और उसके बाद क्या हुआ, फिर 28 फरवरी को ये ईरान और अमेरिका का, इजराइल का युद्ध छिड़ गया। तो उस युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स, जो कि 6 करेंसीज को मिला के बनता है, वो बढ़ना शुरू हो गया। उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो सोना चांदी प्रेशर में आया, करेक्शन में आया। अब आप करेक्शन देखें तो चांदी में तो बहुत भारी करेक्शन आई। चांदी में तो लगभग अभी हाल में आधे रेट पर आ गई थी, 4,20,000 से 2,10,000। अभी अब हम बात कर रहे हैं 2,30-40 के बीच में है, पर आधी आ गई थी। और सोने में भी 1,80,000-82,000 प्रति 10 ग्राम से गिर के हम 1,40,000 पर आ गए। लगभग 40,000 रुपए की करेक्शन आई है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लें, मुझे लगता है ये एसेट क्लास जो है प्रियंका, ये लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। ये हुआ क्या कि लोगों ने पिछले 2 साल में जब इसकी कीमत बढ़ी तो लोग इन्वेस्टर बन के आए थे पर ट्रेडर बन गए। उन्होंने इसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी और आपको पता है कॉमेक्स में दोनों कमोडिटीज ट्रेड होती हैं। उन्होंने सट्टेबाजी जिसको कहते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू कर दी, फ्यूचर्स खरीदने शुरू कर दी, अभी ले 10 दिन बाद बेच, 15 दिन बाद बेच। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई एसेट क्लास केवल एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी तो फिर तो आपको और मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, आज 100 रुपए लगाएंगे, कल 150 ले लेंगे।
परसों 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 200 ले लेंगे, फिर 200 लगाएंगे, कुछ दिन बाद 400 ले लेंगे, अपना कामकाज छोड़े ना, फिर तो खाली यही करना है, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये मुझे लगता है करेक्टिव और कंसोलिडेटिव फेस है। और अगर आप 2 से 5 साल का नजरिया लेके चलें, बहुत लंबा भी नहीं मैं कह रहा हूं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स का और एसआईपीज का जब मैं बोलता हूं तो मैं 5 से 10 साल का नजरिया लेता हूं, पर गोल्ड और सिल्वर में मैं 2 से 5 साल का नजरिया लेके चल रहा हूं। और अगले 4 महीने 5 महीने बहुत क्रूशल है प्रियंका, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं। आपको पता है कि 99% सोना भारत में इंपोर्ट किया जाता है, 80% सिल्वर इंपोर्ट किया जाता है, और इसकी कीमत भारतीय पैरामीटर, इकोनॉमिक पैरामीटर से तय नहीं होती है। हमने इंपोर्ट ड्यूटी पीछे बढ़ा दी, उससे रेट बढ़ गए थोड़े से, वो अलग बात है। पर यहाँ धनतेरस हो गया, ये अक्षय तृतीया हो गया, शादी ब्याह का सीजन हो गया, इससे सोने चांदी पे 200-400 रुपए का फर्क पड़ता है। असल में ये प्राइस डिस्कवरी और प्राइस डिटर्मिनेशन ये अमेरिका में होती है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में होती है, एलबीएमए जिसको कहते हैं। तो क्योंकि इसलिए हमें अमेरिका के पैरामीटर्स पे नजर रखनी पड़ती है। अमेरिका से ही निश्चित होता है कि ये आगे क्या चाल चलेगा। तो आगे वाले 4 महीने में, नवंबर में मिड टर्म पोल्स है अमेरिका में, दोनों उनके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है, उसको कांग्रेस कहते हैं वहां पार्लियामेंट को, उन दोनों में पोल्स हैं। और जिन कारणों से ये सोना चांदी प्रेशर में आए हैं, वो कारण है कि जो अमेरिका का फेड है, सेंट्रल बैंक जो वहां का फेडरल रिजर्व कहते हैं, उसके जो नए नए चेयरमैन बने हैं केविन वॉश, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अब महंगाई बहुत बढ़ गई, और बढ़ भी गई है। बात भी सच है कि बाकी के हिस्से में फेड के रेट्स बढ़ सकते हैं। तो इस अंदेशे से कॉमेक्स, जो अमेरिका की कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां पर बिकवाली के धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो रहे हैं, और उससे लगातार दबाव बना जा रहा है। और एक और अमेरिका में खेल हो रहा है, वो है डॉलर को लेके। डॉलर को प्रियंका जानबूझ के इस समय मजबूत बनाया जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि फॉरेक्स की भी एक डेरिवेटिव मार्केट होती है, वहां पर डॉलर के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, शायद कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब तो लड़ाई शांत हो चुकी है, करीब करीब मान के चलते हैं, और क्रूड ऑयल के दाम भी नीचे आ चुके हैं। तो अब भला क्या रीजन है डॉलर के ऊपर बड़े रहने का? आपको पता है, एक डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, कैनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोना, ये 6 करेंसीज को मिलाकर बास्केट बनती है। वो बास्केट के अगेंस्ट डॉलर इस समय 101.5 तक पहुंच गया है, और ये आपको युद्ध शुरू होने से पहले ये 96-97 पे था। तो इतनी जबरदस्त तरीके से डॉलर को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। तो नियम क्या होता है, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो सोना चांदी कमजोर होते हैं। पर क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये क्रिएट की जा रही है सिचुएशन, तो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। तो इसलिए मुझे सोने चांदी का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है आने वाले 2 से 5 साल में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं कि ठीक है गेन है, पर शॉर्ट टर्म में पेन है, क्योंकि ऑल्सो केविन वॉश के आते ही ये भी अटकलें हैं कि भाई यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट बढ़ाने की तरफ कदम उठा सकता है, और इसका भी हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में। सर, तो ये आपने कहा 4 महीने जो है डिफिकल्ट रह सकते हैं, तो ये जो 4 महीने हैं जिसमें हमारे भी कुछ अच्छे अच्छे त्यौहार आएंगे, लोगों की शादियों के सीजन भी जो है वो आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या हम गोल्ड को और गिरते हुए देखेंगे? अभी आप मौका देख रहे हैं, लेकिन क्या बड़ा मौका अराउंड द कॉर्नर है? थोड़ा वेट किया जाए और नीचे आएगा, 1 लाख से नीचे जाएगा सोना शरद सर? देखिए, पहले मैं आपने जो केविन वॉश के ऊपर बात कही, उसमें थोड़ा सा उसको और अपडेट कर दूं। केविन वॉश इज अ ट्रम्प मैन। केविन वॉश ट्रम्प के आदमी है, और ट्रम्प उनको, जेरोम पावेल जब रिटायर हुए थे अभी मई में, तो उनकी जगह केविन वॉश आए थे। उनकी पहली फेड मीटिंग हुई है। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता प्रियंका कि आने वाली फेड मीटिंग्स में अब वहां पर रेट्स बढ़ेंगे। उन्होंने कहा जरूर है बढ़ेंगे, पर बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो टैरिफ जो लगाया था अमेरिका में, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी, वो टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का जो है, उसके सेक्शन 122 में इन्होंने 10% टैरिफ लगाए हुए हैं। उससे इतनी महंगाई नहीं बढ़ने वाली है। दूसरा, जो प्रति गैलन अमेरिका में जो प्राइस थी क्रूड की, गैस की, वहां पर गैस बोलते हैं, पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैलन में नापते हैं, हम लोग लीटर में नापते हैं, वो $3.5 लड़ाई से पहले थी, वो बढ़ के $5 के करीब एवरेज 50 स्टेट्स अमेरिका में आ गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने परसों ही रात को एक धमकी दी वहां की ऑयल कंपनीज को, प्रियंका, कि भाई आप जो है इसको $2.5 तक ले आओ, $5 प्रति गैलन से, वरना जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, मेरा मुंह से थ्रेट निकल जाता है कभी, क्योंकि धमकी बहुत देते हैं, तो वो इसको घटाएं। तो जब वो घटाएंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये 4 महीने, मैंने ये नहीं कहा कि पेन रहेगा, इन 4 महीने में आपको घुमाव देखने को मिल सकता है। अब आपका जो सीधा सवाल था कि फिर ये उतार चढ़ाव के बीच क्या 1 लाख भी आ सकता है, 1,20,000 आ सकता है, देखिए इसकी सबसे अच्छी काट होती है ये वॉलेटिलिटी को हैंडल करने की, एसआईपी मेथड।
और मैंने एसआईपी को प्रियंका नया नाम दिया हुआ है। मैं एसआईपी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कहता हूं, मैं उसको सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान कहता हूं। आप सब्र रखिए, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, लोग गलती क्या करते हैं, सारा पैसा एक साथ एक एसेट क्लास में लगा देते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती होती है। अब आज आपने 1,40,000 पे लिया, और मान लीजिए 15 दिन बाद ये 1,35,000, 1,30,000 आ गया, फिर 1,25,000 आ गया। हालांकि बहुत नीचे जाने के चांस मुझे प्रियंका कम दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, मुझे नहीं लगता आपके बाद सवाल करके 1,00,000 तक पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नजर अभी नहीं आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके लें। तो अभी जो वॉलिटिलिटी है, मान लीजिए 1,35,000 आता है, 30 आता है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो आपको ऑन एन एवरेज आपकी बड़ी अच्छी एक परचेज किट्टी बन जाएगी। तो दैट इज द वे टू गो, कि आप थोड़ा थोड़ा करके करें और इसको लंबे वक्त के लिए रखें। बस 2 मंत्र मैं देना चाहूंगा, एक तो थोड़ा थोड़ा करके, और दूसरा मंत्र है इसको लंबे वक्त के लिए, यानी 2 से 5 साल। लोग गलती करते हैं, दिन में 3-3 बार प्राइस चेक करते हैं। अब आप ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आप बार बार प्राइस चेक करेंगे ना किसी चीज की, तो यू विल गेट इंस्टिगेटेड टू सेल एट सम पॉइंट। आप या तो कम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, या आप घाटे में देके निकल जाएंगे, या बराबर बराबर बेच के निकल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इफ यू फॉलो दीज 2 मंत्रास, हालांकि निवेश की सलाह मनी 9 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेनी चाहिए। यहाँ कोई हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं, पर आपको दिस इज द वे टू गो। मैं शायद होता तो मैं इस तरीके से करता कि थोड़ा थोड़ा लेता और लंबे वक्त के लिए रखता। थोड़ा थोड़ा लेने से आपके सवाल का जवाब निकल आता है। इवन इफ इट गोज डाउन, इट डजंट मैटर। हालांकि 1,00,000 मुझे जाने के चांस नहीं लग रहे। ओके, लेकिन सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, ये है मंत्र शरद सर का, कि गोल्ड में आपको सब्र से जो है और स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा जो एक्यूमुलेट कीजिए, एक साथ में सब नहीं खरीदना है। अब जिन्होंने जनवरी में, एक साथ में जनवरी के बाद जो हमने फोमो देखा था गोल्ड ईटीएफ में, हमने रिकॉर्ड इन्फ्लोज देखे थे जब गोल्ड एकदम हाई पर था, लोगों ने एकदम खरीद डाला कि भाई खरीद लो, अब सोना जो है पता नहीं कहाँ जाने वाला है। अभी जिन लोगों ने हाईज में खरीदा शरद सर, अभी उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? होल्ड करें, बाय मोर, या एग्जिट कर जाएं और गिरावट आएगी? क्योंकि लोग अपने घर का भी सोना बेच रहे हैं ये सोच के और गिरेगा क्या सोना, इस भाव पे मैं इस भाव का फायदा उठा लूं, लॉक इन कर लूं। ये खबर आपने भी देखी होगी। आपने उन लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया प्रियंका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे ना जाने कितने सैकड़ों के हिसाब से मैसेज आते हैं जो बोलते हैं किसी ने 1,70,000 पे खरीदा हुआ था, किसी ने 1,70,000। फोमो का शिकार थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लिखते हैं हम फोमो का शिकार हुए। देखिए, इनको हम 2-3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो ये ऊंची खरीद वाले लोग, एक तो वो हैं जिन्होंने प्रियंका अपना जरूरी पैसा, कुछ ने तो अपना वर्किंग कैपिटल, घर का खर्च, सेविंग्स में इमरजेंसी फंड, वो तक लगा दिया। देखिए, उन लोगों के सामने तो कोई चॉइस नहीं है। और आपको मैं ये बताऊं कि उनमें से कुछ लोग अब उसको गोल्ड लोन उसके अगेंस्ट ले रहे हैं कि घाटे में ना बेचें, मुथूट से, मन्नापुरम से, कहीं से जाके जो गोल्ड लोन कंपनीज है उनसे जाके हम गोल्ड लोन ले लें, कम से कम अपना सोना बना रहेगा और हमारी लिक्विडिटी भी क्रिएट हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है। पर अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, अगर मतलब ऐसा पैसा नहीं लगाया हुआ है जो कि आपके लिए वाकई में लिक्विड था और आपको जरूरी था और आपने फोमो के चक्कर में वहां लगा दिया, तो इसलिए आपको इसको रखना चाहिए। गलती तो आपसे हुई है, फोमो तो एक गलती है, आप ये भी मानते हैं कि फोमो में ज्यादातर गलती हो जाती है, तो फोमो तो गलती है। तो अब गलती का आपको यही होगा कि आपको इसको लंबे वक्त के लिए रख देना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं होल्ड कर सकते हैं तो फिर ये गोल्ड लोन वाला एक ऑप्शन निकल के आता है। आपको 1,40,000 पे और 20-25% आपको पता है गोल्ड लोन कंपनी काट के आपको बाकी लोन दे देती हैं, आप लोन ले सकते हैं। पर घाटे में बेचना प्रियंका मैं शायद सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लॉस में बेचना, सोने जैसे एसेट को आप घाटा खाएं, ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो इसको करिए, अगर आप ये गलती कर बैठिए। और अगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शरद सर, करे तो इन्वेस्टमेंट, उसके लिए तो मैंने बताया नहीं, बिल्कुल रुकने का ये तो बहुत अच्छा मौका है। वॉरेन बुफे, मैं वॉरेन बुफे का बहुत बड़ा फैन हूं और उनकी मैंने बहुत डेप्थ में एनालिसिस करी है प्रियंका। उनकी मेथोडोलॉजीज, उनके क्या आइडियल्स हैं, क्या किन प्रिंसिपल्स पे वो चलते हैं। व्हेन एवरीवन इज सेलिंग यू शुड बी बाइंग, व्हेन एवरीवन इज बाइंग यू शुड बी सेलिंग। तो इस समय लोग जो है बिकवाली कर रहे हैं, कोई पैनिक में बेच रहा है, कोई बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट, पर थोड़ा थोड़ा करके। इसमें बस वही 2 मंत्र जो मैंने बोले, बिल्कुल निवेश का समय है और थोड़ा थोड़ा करके करिए। लंबे वक्त में आप जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मेरी बात छोड़िए प्रियंका फॉर अ मोमेंट, HSBC, UBS, JP मॉर्गन स्टैनली, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जितनी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब ने ये फोरकास्ट किया है कि ये इस साल के एंड तक
या जनवरी 27 फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 तक ये $6,000 तक जा सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने किताब लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, उनकी बात ले लीजिए आप किसी के। और सबसे बड़ी बात प्रियंका, हम एक बात तो बीच में करनी, सबसे अर्जेंट बात करनी लगे, जो सबसे बड़े खरीदार हैं उनको हम नकल कर लें तो बात बन जाएगी। जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, टनों के हिसाब से प्रियंका वो खरीदे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी है, उनको कुछ नहीं पता, ऐसे ही वो खरीदे जा रहे हैं? और आपको बताओ इसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा प्रियंका? सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जैसे ये जो डॉलर की प्रियंका गुंडागर्दी चल रही है ना, ये जो डॉलर की बदमाशी है, डॉलर की दादागिरी है, डॉलर का रुतबा है, डॉलर की सुप्रीमेसी है, दुनिया इस चंगुल से निकलना चाहती है, इस डॉलर से। दबी आवाज में बात उठती है क्योंकि ट्रम्प फौरन धमका देते हैं, तो दबी आवाज इसलिए शब्द इस्तेमाल किया। जैसे ही डी डॉलराइजेशन रफ्तार पकड़ता आपको दिखाई देगा, आप देखिएगा सोना चांदी ये जो आप और मैं जहां बैठे हैं उस छत को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ओके, सो गोल्ड में जबरदस्त रैली, लेकिन हाँ हम प्राइस को थोड़ा सा वॉलेटाइल देखेंगे इन नियर टर्म में, जो सर कह रहे हैं। सर अब ये बताइए, जिन लोगों के घर में शादी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है शरद सर, आपसे भी पूछते होंगे, क्या करें, शादी है अभी से 6 महीने के बाद, अब कुछ की अगर मान लीजिए अभी एकदम नियर टर्म में होगी तो वो कहाँ वेट करेंगे? तो उनको वेट करना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए? जिन महिलाओं को इंक्लूडिंग मी सोना खरीदने का मन है, क्या अभी खरीद लें या थोड़ा और सस्ता होगा हमारे लिए सोना? देखिए, जिनके घर में शादी है, पहली बात तो प्रियंका, तो शादी तो टल नहीं सकती। शादी की डेट तो पंडित निकालते हैं, वो जो साया वाया होता है, जो तारा निकल आता है, डूब जाता है, जो भी होता है, तो आप शादी के लिए तो आपको लेना है। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। कहाँ सोचिए 1,80,000 पहुंच गया था जब, तो जो शादी जिनके घरों में थी वो कह रहे थे हमारी तो भैया पहुंच से ही बाहर हो गया है। अभी ये 40,000 रुपए की करेक्शन आई है, तो आई थिंक शादी के लिए आप ले सकते हैं। और जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगा प्रियंका, कि आई थिंक लोगों को इट इज हाई टाइम नाउ कि आपको गोल्ड की ऑर्नामेंटल वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अब अलग कर देना चाहिए। गॉन आर द डेज जो हमारी दादी जी, नानी जी, वो हार होता था हमारा, ये नौलखा हार है पुश्तैनी, मेरे को मेरी नानी ने दिया था, मेरी दादी ने दिया था, ले बेटी बहू आज मैं तुझे देती हूँ, तू आगे अपनी बहू को देना, वगैरह वगैरह, यू नो। सो आई थिंक दोस टाइम्स आर ओवर, वी मूव्ड ऑन। तो अब ऑर्नामेंटल वैल्यू को अलग करना चाहिए। शादी में कितनी देर एक रील्स बनानी है आपने, 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए आपने पहनना है, इंस्टाग्राम की रील बनाई, आई थिंक यू कैन यूज 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, इतने के गोल्ड आप पहन के आप गहने बनवाइए ना। आप निवेश के लिए गहने क्यों बनवाते हैं? निवेश के लिए तो आपको कॉइन्स, चिप्स, ETFs या EGR में की तरफ देखना चाहिए। यू शुड नॉट लुक एट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स को अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। इट इज हाई टाइम नाउ। शादी वालों को वेट करने की जरूरत नहीं है, शादी वाले बाकायदा इसको जाके खरीद सकते हैं जितनी आपकी। हालांकि मैंने देखा है प्रियंका, शादी के नजदीक लोग खरीदते हैं, बहुत पहले से बनवा के नहीं लगते क्योंकि सुरक्षा का इशू होता है, यू नो डिजाइन भी चेंज होते रहते हैं। सो आई थिंक दे कैन गो अहेड। उनके जब भी घर में शादी है आप खरीदिए। अब तो बड़ा अच्छा भाव आ गया, उतना नहीं है अब 1,80,000, तो मुझे लग रहा है शादी वालों के लिए तो राहत है। आपने अपने लिए पूछा, आपको तो वैसे ही प्रियंका कोई कमी नहीं है। 1,80,000 दिरहम हो आप तब भी खरीद सकती हैं, 1,40,000 हो आप तब भी खरीद सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पिछले 10-15 साल से जानता हूं, मुझे नहीं लगता आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन अब आपने एक और तार छेड़ दिए, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का सोना अलग हो, उसको खरीदने का तरीका भी आपने बता दिया क्या हो सकता है। आपको एकदम प्योर गोल्ड की जगह आपके और भी तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। सर गोल्ड ETF है मार्केट में, काफ़ी हमने इसको भी भागते हुए देखा, और अब जब गोल्ड नर्म हो रहा है तो यहाँ पे दबाव है। फिर वो डिजिटल गोल्ड है जो पेमेंट ऐप्स दे रहे हैं, ठीक है, फिर वो फिजिकल गोल्ड है, और EGR का आपने जिक्र किया। हाँ, आपके अकॉर्डिंग टू यू कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे सही रहेगा? मुझे इन चारों में जो आपने बताए, सबसे ऊपर और टॉप पे तो अभी भी फिजिकल गोल्ड है। अगर आपको अच्छा हॉलमार्क चिप्स और कॉइन्स मिल सकते हैं तो उससे अच्छा 24 कैरेट का कुछ नहीं है। परंतु उसमें दिक्कत ये आती है प्रियंका कि उसकी जो अपकीप है ना, उसको रखना, संभालना, सुरक्षा देना, वो एक कठिन काम है। पता लगा आपने घर में इकट्ठा किया, फिर कहीं बाहर ही नहीं जा सकते, या रातों की नींद हराम हो रही है। लॉकर में रखना वैसे ही सेफ नहीं है। अक्सर खबरें आती है बैंकों के लॉकर टूटने वूटने की। वैसे भी इंश्योरेंस बैंक के लॉकर में आपको पता है लॉकर रेंट का 100 गुना होता है मात्र। तो आई थिंक दूसरे नंबर पे फिर मैं EGR को रखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, जो कि नई शुरू हुई है। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम की है, और बाकायदा आप उसको डीमैट फॉर्म में, सेबी उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, उसके वॉल्ट्स बन गए हैं,
और नया नया प्रोडक्ट है, कुछ प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है ईजीआर। उसके बाद ईटीएफ तो चल ही रहा है, ईटीएफ आप आराम से कर सकते हैं। और अब तो डिजिटल गोल्ड, जो कि मैं अभी तक ये बोलता था कि भाई सेबी ने उसको डिसोन किया है कि कल को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इट इज नॉट अ रेगुलेटेड फॉर्मेट। तो अभी मेरा जो चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, उसमें मैंने ये स्पेशली ये वीडियो डाला कि अब तो इन्होंने अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड वाले हैं, डिजिटल गोल्ड वाले हैं, इन्होंने अपने ऑडिट शुरू कर दिए हैं। इन्होंने एक काउंसिल बना ली, एसोसिएशन बना ली, क्योंकि लोगों का सेबी की स्टेटमेंट के बाद विश्वास इनके ऊपर से उठ रहा था, तो इनके यहाँ से डिसइन्वेस्ट लोग कर रहे थे। तो अब आई थिंक दे हैव आल्सो सेल्फ रेगुलेटेड देमसेल्व्स। तो आप कहीं भी कर सकते हैं। पहले नंबर पर हार्ड फॉर्म में आ गया, दूसरे नंबर पर ईजीआर आ गया, तीसरे नंबर पर मैं ईटीएफ पे रखता हूँ, और चौथे नंबर पर डिजिटल गोल्ड भी अगर अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि वो रेगुलेटेड नहीं है, ये मैं कैविएट एक देना चाहूंगा। सोने पर जो भरोसा है और भारतीयों का प्यार है, उस पर आपको क्या कहना है? और आपने कहा 1 लाख, आपने क्लियरली एकदम क्लियर शब्दों में कहा कि देखिए 1 लाख या उससे नीचे जाते हुए आप सोने को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर कहाँ जाते हैं, अपसाइड कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो भविष्यवाणी करूं। काश मैं ज्योतिषी होता तो मैं आपको जरूर बताता। पर जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने मार्च 27 तक फोरकास्ट किया है कि ये 2 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख तक भी जा सकता है, और इससे भी ऊपर शायद जा सकता है। पर 2.25 लाख का प्रोजेक्शन तो आम जो ये एजेंसीज हैं इन्होंने किया है, जिसको हम $6,000 या $5,800, $5,900 की करीब। हालांकि थोड़ा इन संस्थाओं ने डाउनवर्ड रिवीजन किया है इस फॉल के बाद, उनको लगा कि गिरावट हुई है तो थोड़ा सा नीचे को ले आए। पर मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कि उसकी सीधी वजह प्रियंका मैं आपको बताऊं, एक तो सेंट्रल बैंक खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि मात्र 80,000 टन सोना धरती में अब बचा है खनन करने के लिए, माइन करने के लिए, और हर साल करीब 5 से 7,000 टन सोना माइन किया जाता है। तो दिस इज गोइंग टू फिनिश इन अनदर 15 इयर्स। 15 साल बाद तो सोना होगा नहीं, देव धातु है, कहां से लाएंगे आप? और अनलेस की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि समुद्र के नीचे सोना है पर उसको निकालना बहुत कठिन है और बहुत एक्सपेंसिव है, सोने की कीमत से भी ज्यादा उसकी माइनिंग है। तो दिस इज और गोल्ड स्टैंडर्ड्स प्रियंका वापस आता दिख रहा है मुझे। जो 1971 में रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था कि किसी देश की करेंसी की स्ट्रेंथ, उसके पास कितना गोल्ड है, इस पर निर्भर करती थी। तो जिस प्रकार से चाइना, शी जिनपिंग ने ट्रम्प से कहा वी वांट आवर युआन टू बी बैक्ड बाय गोल्ड, तो मुझे लगता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा। ये डॉलर की दादागिरी से लोग निकलेंगे, तो गोल्ड विल बी अ कमोडिटी इन डिमांड। तो कहीं भी जा सकता है ये प्रियंका, दिस कैन गो एनीवेयर। आई थिंक पीपल शुड, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो फिर हेडलाइन बन जाती है कि इतना जाएगा। आई थिंक बिकॉज आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, बट मुझे बहुत चमकदार फ्यूचर दिखाई देता है दोनों धातुओं का। तो भारतीयों का जो प्यार है सोने से, सही है आप कह रहे हैं 15 साल के बाद विलुप्त हो सकता है सोना, तो अभी से ही स्टैगर्ड तरीके से सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दें। 30,000 टन सोना ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने भी एस्टिमेट लगाया है प्रियंका, घरों पर रखा हुआ। और आप मानते हैं अमेरिका का जो आधिकारिक रिजर्व है वो मात्र 8,800 टन है। हम उनसे करीब 3.25 गुना सोना हमारे घरों में रखा हुआ है। आप सोचिए, मैं तो बल्कि एक सलाह दी थी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कि भारत सरकार को एक गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक बनाना चाहिए, जहां पर लोग आगे पासबुक दें, बकायदा लोग आगे जमा कराएं, और उसके साथ में एक एमनेस्टी स्कीम जरूरी है, क्योंकि लोग 2 नंबर के पैसे को वो रूट बना लेंगे उसको 1 नंबर का करने का। तो साथ में अगर मेजर्ड वे में कोई एमनेस्टी स्कीम लगाई जाए तो कितना सारा सोना, हमारी सोचिए अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी। अगर ये सोने की कोई स्कीम आ गई कि आप आगे जमा करिए, उस पर ब्याज भी देना चाहिए, 1-2% का ब्याज दीजिए, एंड सी पीपल। मुझे लगता है 30,000 में से 20,000 टन सोना तो आएगा ही आएगा। वो जो नौलक्खा हार था दादी जी वाला, वो भले ही ना जमा हो पर बाकी तो जमा हो ही जाएगा। ओके, ऐसे सोने पे तो बात हो गई। चांदी, मतलब हम 4 लाख इसे क्रॉस करते हुए देख चुके हैं और उसके बाद गिरी भी। मतलब चांदी का यही नेचर रहा है सर कि वो गिरती भी उतनी ही तेजी से, और उसे ये शॉर्ट मोमेंट्स आते हैं जब भागती है। आपको चांदी कैसे दिख रही है? इंडस्ट्रियल यूजेज है, एआई में इसका यूजेज है, सेमीकंडक्टर में यूजेज है, तो इन सबको देखते हुए सिल्वर आपको कैसी दिखती है? सिल्वर प्लेज अ डबल रोल प्रियंका। सिल्वर का 2 रूप है, एक तो निवेश वाला रूप है जो सोने का है, दूसरा 55% जो चांदी है वो इंडस्ट्री में चली जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सेमीकॉन में चली जाती है, सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में चली जाती है। उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, छोटे छोटे एआई के डेटा इक्विपमेंट्स है, वहां पर चांदी लगती है। तो 55% तो चांदी समाप्त हो जाती है। और चांदी की एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 5,000 टन शॉर्ट रहती है साल की, मैं आपको बताऊं। तो इतनी जबरदस्त चांदी की डिमांड है
तो मुझे लग रहा है अभी तो चांदी और सोना साथ साथ चल रहे हैं, ताल से ताल। सोने को मैं बड़ा भाई बोलता हूँ, चांदी को मैं छोटी बहन बोलता हूँ। अभी तो बहन उसके पीछे पीछे चलती है, वो आगे जाती है, आगे जाती है, वो पीछे आते हैं, वो पीछे आती है। बट अल्टीमेटली आई फील दैट चांदी विल ब्रेक दिस रिलेशनशिप एंड चांदी विल मूव इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो मुझे चांदी का भी भविष्य उतना, हालांकि चांदी चंचल बहुत है। आपने देखा कि चांदी में गिरावट 50% तक की आ गई, उससे भी ज्यादा आ गई, जबकि सोने में गिरावट अभी भी 30%, 27-30% के आसपास आई है। सोना इज मोर रोबस्ट, चांदी इज मोर चंचल। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। पर फ्यूचर मुझे दोनों का बहुत ब्राइट नजर आता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप गोल्ड को कितनी तवज्जो देंगे, क्योंकि अब गोल्ड से एक इमोशनल भी फीलिंग भी जुड़ी रहती है। कोविड में हमने देखा लोगों ने गोल्ड निकाल करके उससे लोन लिया, वो हमेशा रहता है कि हाँ गोल्ड है तो ठीक है भाई, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। तो गोल्ड आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना उसकी हिस्सेदारी रखने के लिए कहते हैं शरद साहब? 20-25% से ज्यादा नहीं प्रियंका। आई थिंक इन द करंट सिचुएशन, जो ग्लोबल सिचुएशन इस समय है, आप तो जानकारी रखते होंगे कि इस समय यूरोप और अमेरिका रिसेशन में है। वो स्वीकार करें या ना करें, वो नंबर्स वहां से फच जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव दोज नंबर्स, दे आर इन रिसेशन। तो ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में हो, तो नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। मैं 5-6 एसेट क्लासेस हमेशा रिकमेंड करता हूं आपको। गोल्ड एंड सिल्वर 20% से ज्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। 20% इन गोल्ड एंड सिल्वर, 20% इन स्टॉक मार्केट्स, 20% इन म्यूचुअल फंड्स, 20% इन रियल एस्टेट और 20% लिक्विडिटी में वो जो बोरिंग सी, बेकार सी, वैनिला सी एफडी होती है, उसमें भी आप रख सकते हैं। बट यू शुड स्प्रेड इट अक्रॉस 4-5-6 एसेट क्लासेस। 20-25 बहुत एग्रेसिव है, आप 25% कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। शरद सर, अब मैं आपसे रियल एस्टेट पर बात करना चाहती हूँ। एनारॉक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मैं देख रही थी, वो कह रहे हैं कि भाई सेल्स जो है वहाँ पे वो डिप देख रहे हैं 6% का, लेकिन प्राइसेस जो है वहाँ पे हम देख रहे हैं 7% का अप्रिसिएशन। और जो नए घर लॉन्च हो रहे हैं वो 1.5 करोड़ के रेंज वाले लॉन्च हो रहे हैं। ये रियल एस्टेट भी बड़ा प्यारा है हम लोगों को। रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, इसको आप कैसे, आपने अभी 20% रियल एस्टेट भी बोला। प्यारा तो है प्रियंका, पर बहुत रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। क्योंकि आपने देखिए हो क्या रहा है कि बिल्डर्स रेट बढ़ा बढ़ा के लॉन्च कर रहे हैं, पर जब आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी, वो प्राइस नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट का जो बेस्ट फेज था, जो कोविड के बाद आपको याद होगा, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में आपने देखा एकदम बूम आया रियल एस्टेट में। मुझे लगता है वो जो साइक्लिकल बूम है वो अब प्लेटो फेस में आ चुका है। और रियल एस्टेट मार्केट कैसे जाती है, पहले ऐसे जाती है, फिर उसके बाद स्ट्रेट होती है, फिर उसके बाद नीचे जाती है। तो इसको हम प्लेटो फेस कहते हैं। तो आई थिंक रियल एस्टेट राइट नाउ इज इन इट्स प्लेटो फेस, और इसके बाद आपको थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर दिखेगी। कुछ एक ऐसे रियल एस्टेट में क्लासेस होंगी जहां पर करेक्शन नहीं होगी। एक तो जो अल्ट्रा रिच कैटेगरी है, वो जो 100 करोड़ के आपने गुड़गांव में सुने होंगे मकान है, 150 करोड़ के डीएलएफ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 100 करोड़ के, 80 करोड़ के, उनमें करेक्शन नहीं आएगी, बिकॉज वो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बिल्कुल अलग चलता है। और ये जो बिल्डर्स लॉन्च कर रहे हैं, इनको भी अल्टीमेटली, ये जो बढ़ा बढ़ा के लॉन्च कर रहे हैं, इनको भी अल्टीमेटली रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंटेक कम हो जाएगा। जब लोग ये बताएंगे भैया ये आगे बिकता तो है नहीं, आपने तो हमें 2 करोड़ 2.5 करोड़ का ये 2 BHK 3 BHK चेप दिया, पर जब हम इसको आगे बेचने जाते हैं तो लोग इसका इतना पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली बिल्डर्स को भी इसको करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक एसेट क्लास रियल एस्टेट में है प्रियंका जो दौड़ती रहेगी, वो मैं उसको बड़े अलग तरीके से डिस्क्राइब करता हूं, वो है लैंड। और लैंड भी वहां पर प्रियंका, जिस तरफ शहर चलता है, आप कहेंगे शहर चलता क्या है, आप देखते होंगे कई बार आप नोएडा में रहते हैं, आप देखते होंगे कुछ सेक्टर्स में आप जाते हैं, वो कहते हैं अरे यहाँ तो कुछ नहीं था, अभी 2 साल पहले तो हम आए थे, यहाँ तो खाली लैंड था, यहाँ तो एक गांव था, ये मॉल कब बन गया, ये अपार्टमेंट्स कब बन गए। सो दिस इज कॉल्ड शहर चलता है। जिस तरफ शहर एक्सपैंड करता है, उस तरफ अगर आप एक छोटा सा लैंड का पीस पूरी ड्यू डिलिजेंस करके अगर आप ले लेते हैं, आई थिंक दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि वहां जब प्लानिंग होगी, जब शहर एक्सपैंड करेगा 2, 4, 5 साल में, तो आपको वो कई गुना मेनी एक्स रिटर्न उसमें आ सकता है। सो दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। मुझे नहीं लगता कि अपार्टमेंट्स, कॉन्डोमिनियम्स, फ्लैट्स, इनमें अब निवेश करने का समय है। आई समहाउ डू नॉट फील। कुछ टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, इंदौर है, लखनऊ है, जयपुर है, जहां पर अभी भी ट्रैक्शन है, पर वो भी अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और मैंने जब 20% कहा ना प्रियंका एलोकेट करने को रियल एस्टेट को, तो किसी ने मेरे से कहा था मेरे पास 1 लाख रुपए हैं,
आपने कहा कि 5 जगह एलोकेट करिए, 20,000 गोल्ड सिल्वर में, 20,000 स्टॉक्स में, 20,000 म्यूचुअल फंड्स में, 20,000 एफडीज में, 20,000। तो उसने कहा 20,000 में कौन सा रियल एस्टेट आता है, यहाँ तो एक टॉयलेट भी नहीं आता 20,000 में, तो गांव में भी शायद ना आए। तो उसके लिए आई थिंक द बेस्ट वे टू गो इज टू टेक द रीट एंड इन्विट रूट, जो REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब तो प्रॉपर्टी की एक स्टार्टअप है बैंगलोर में जिसने टोकनाइजेशन शुरू करी है। उसने प्रॉपर्टी का एक तरह से एक्सचेंज बना दिया है, उसको VDA कैटेगरी में लिया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लिया है, और उसकी टोकनाइजेशन शुरू कर दिया। यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स। अगर आप छोटा पैसा भी रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को करने के लिए लगाना चाहते हैं, बिकॉज मल्टी एसेट एलोकेशन इज द वे टू गो। So real estate में the golden time I feel is behind us. Okay, so you think रियल एस्टेट अगर पैसे हैं आपके पास, आपने 1 लाख के एग्जाम्पल से भी समझाया, किसी के पास मान लीजिए 50 लाख जमा हो गया या 1 करोड़ जमा हो गया है, जो उसको इन्वेस्ट करना है, रहने के लिए घर अलग है, इन्वेस्ट करना है, तो रियल एस्टेट के बजाय फाइनेंशियल एसेट इज समथिंग जो आप कहेंगे गो फॉर दैट। जी, जो रियल एस्टेट बेस्ड फाइनेंशियल एसेट है वो मैं छोटे पैसे के लिए कहूंगा प्रियंका। अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ है तो आप आराम से Tier 2 Tier 3 सिटीज में वो लैंड का पीस ले सकते हैं। जो मैंने कहा, जिस तरफ वो शहर चल रहा है, जिस तरफ वो शहर एक्सपैंड कर रहा है, पर उसमें ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रांग चाहिए और देख रेख बहुत मजबूत चाहिए। क्योंकि आपने लैंड लेके रख दिया, पता लगा 2 साल बाद आप वहां गए, पता लगा किसी ने वहां कब्जा करके अपनी फेंस लगा दी, एक कमरा बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड टेक इट, यू शुड मॉनिटर इट वेरी वेल, परंतु वो रिटर्न बहुत जबरदस्त देता है। मैंने लोगों को ये रिटर्न लेते हुए देखा है और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस प्रकार से बहुत बड़ा पैसा इसमें बनाया है। किसी ने 1 लाख का एक छोटा सा प्लॉट लिया था, उसका वो प्लॉट 50 लाख में बिका। ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं, 50 टाइम्स उसमें हाइक हुई। सो ये दैट इज द वे टू गो। बाकी रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में मुझे लगता है निवेश करने का समय हमारे पीछे जा चुका है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ये उस साइकिल में एंटर कर चुका है। सो बाय वर्सेस रेंट में आप कौन से क्लब में हैं, बाय और रेंट? देखिए, यहाँ पर इमोशनल वैल्यूज आ जाती हैं प्रियंका। अब वो एक घर हो सपनों का और एक रैन बसेरा हो, आपका सपना है अपने घर में रहना है, सो नथिंग कैन मैच दोज फीलिंग्स। आप किराए का घर तो किराए का। दूसरा, आजकल किराए के घर में प्रियंका दिक्कत ये आ रही है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो आपको ज्यादा दिन उसमें टिकने नहीं देते हैं। अब पहले वाला नहीं है कि ये तो जी हमारे 25 साल से किराएदार हैं, 20 साल। इट्स नॉट। वो आपको 2-3 साल बाद कोई ना कोई बहाना मार के वो कहेगा मैं तो इसको बेचने वाला हूँ, मैं ना खुद रहने आ रहा हूँ, मेरा ना बेटा अमेरिका से आ रहा है, वो यहाँ रहेगा, मेरी ना बेटी यहाँ पर रहेगी। तो वो आपको किसी ना किसी बहाने से निकाल लेगा। तो बार बार आपको ये जो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, दैट विल बिकम अ पेनफुल प्रोसेस फॉर यू। तो इसलिए अपना घर तो होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जहां पर आप सुकून से आराम से रह सके, जहां से आपको ये ना हो कि 2 साल बाद आपको अपनी मर्जी से मूव करें, अलग बात है, बट एटलीस्ट नोबडी शुड फोर्स यू टू मूव। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। सो आई स्टिल फील। और दूसरा, हालांकि ये सच है कि रेंट में जो आप पे करते हैं, अगर आप कैपिटल वैल्यू ले तो रेंट का जो ROI है वो 2-3% है लैंडलॉर्ड के लिए। इससे ज्यादा तो आपको FD में, सेविंग्स अकाउंट में शायद कुछ बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो रिटर्न दे देंगे। परंतु फिर भी मुझे लगता है कि अपना घर ही है। एक अपना घर तो हर किसी को चाहिए होता है। तो बिना अपना घर लिए आप खाली रेंट पे ही चलते रहें, वो आपकी लाइफ उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपके आधार पर हर 2-3 साल बाद एड्रेस चेंज होगा और आपके पैन कार्ड पर चेंज होगा, आपके रिकॉर्ड्स में चेंज होगा, यहाँ की चिट्ठी वहां आएगी, वहां की चिट्ठी पीछे वाले पे जाएगी। आई थिंक दैट विल बिकम वेरी इनकन्वीनियंट और आप बहुत अनसेटल्ड फील करेंगे कुछ समय बाद। तो शरद सर, आपका मंत्र जो है आपके, मैं चाहूंगी इस बात पर कि अगर कोई सैलरीड इन्वेस्टर अगले 20 से 25 साल में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहता है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, डेट, रियल एस्टेट, उसे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना है और अभी उसके पास टाइम है, तो आपका फेवरेट एसेट कोई एक पर्टिकुलर है या फिर आप डिवाइड करेंगे? नहीं, मैं तो डिवाइड करके चलूंगा। आई विल स्प्रेड द रिस्क, क्योंकि देखिए, आपने देखा है जब गोल्ड सिल्वर भाग रहा था ना प्रियंका, तो मैं बहुत सारी पॉडकास्ट में भी जाता हूं। मैं एवरेज हफ्ते की 3-4 पॉडकास्ट किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे करता हूं। ये बात है दिसंबर जनवरी 2026 की, जब गोल्ड बिल्कुल रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा था। तो मुझसे किसी ने यही सवाल पूछा, मैंने कहा आप 20% गोल्ड में रखिए, जो मैंने अभी आपको कहा। उसने कहा यार आप अजीब आदमी हो, गोल्ड जो है रोज नए रिटर्न दे रहा है, आप कह रहे हो 20% रखिए। मैं अपना आधे से ज्यादा पैसा रखना चाहता हूँ, मैं अपना सारा पैसा रखना चाहती हूँ, ऐसे मेरे। मैंने कहा नहीं,
मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा, आपने करना। और देखिए आज वही लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि आपकी सलाह ठीक थी, बिकॉज एनी एसेट क्लास आप अगर 5-6 स्तंभ खड़े कर देंगे, पिलर्स खड़े कर देंगे, तो कल को अगर अर्थक्वेक आता है, कोई एक आध पिलर क्रैक भी हो जाता है, गिर भी जाता है, तो आपके बाकी के पिलर्स खड़े रहेंगे। सो आई थिंक वेल्थ क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, उसको शॉर्ट टर्म नजरिए से नहीं देखना चाहिए। एंड यू शुड स्प्रेड योर मनी। यू में हो सकता है आपको थोड़ा कम रिटर्न आए इस मल्टी एसेट की वजह से, पर कम से कम नुकसान जो आज लोगों को फोमो की वजह से गोल्ड में हुआ, स्टॉक मार्केट में लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने 26,000 से ऊपर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अब उस लेवल पे आए ही नहीं है। भले ही मार्केट 24,000 से थोड़ी ऊपर ही है, हम ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे लोग इसमें स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। तो अगर आप स्प्रेड करके लगाते तो आप कम से कम फंसे हुए नहीं होते। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, दैट इज द ओनली वे टू गो, दैट यू स्प्रेड योर एसेट। बाकी देखिए बहुत जल्दी अमीर बनना है तो इसके लिए तो आपने और हमने बैठ के एक दिन आपके स्टूडियो में पॉडकास्ट की थी जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। सबसे अच्छा तरीका तो यह है आपको स्टार्टअप ढूंढ ले, वो आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है, पर वो एक अलग डिस्कशन है, नॉट एज पार्ट ऑफ द रूटीन इन्वेस्टमेंट डिस्कशन। बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो मैं चाहूंगी कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप ये सुनना चाहते हो। शरद सर को इस टॉपिक पर भी बात करते हैं। शरद सर, क्लोज करूं उससे पहले आपकी जो फेवरेट कुछ एसेट है मैं समझना चाहूंगी, एक रैपिड फायर कर रही हूँ, गोल्ड या सिल्वर? शरद कोहली को क्या पसंद है? बोथ। ओके, 20% इज द लक्ष्मण रेखा दैट you'll follow. 20% both included, yeah. ओके, ETF, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, या फिर फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर? Physical gold any day. इक्विटी या रियल एस्टेट? Oh, equity any day. ओके, सिप या लमसम? Oh, I can keep sipping for rest of my life. बाय द डिप या वेट करें अभी? Buy on dips। और सिप का मतलब मत भूलिएगा, सबर इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को भूल जाइए। ओके, सो मैंने ये लास्ट क्वेश्चन रखा था, एक सलाह जो आप हर इंडियन इन्वेस्टर को अभी देना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए इस 2026-27 तक के इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए? ये तो बहुत आसान सवाल आपने पूछा है। इन्वेस्टमेंट लोग यहां से करते हैं, दिल से, इमोशन से। इन्वेस्टमेंट यहां से करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सलाह दूंगा। इमोशन से नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन और समझदारी से करनी चाहिए। बहुत सब्र चाहिए होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, पैसा ही पैसे को बनाता है। अगर आप उसको समझदारी से नहीं लगाएंगे तो वो पैसा पैसे को नहीं बनाएगा। एंड इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू शुड बी वर्किंग फॉर योर मनी फर्स्ट। आपको अपने पैसे को निवेश करने से पहले पूरी भाग दौड़, पूरा लेग वर्क, पूरी रिसर्च करनी चाहिए। जल्दबाजी में मामा जी के बेटे ने कह दिया, बुआ जी की बेटी ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, सो डिवाइड एंड रूल, अलग अलग एसेट में पैसे को डिवाइड कीजिए एंड यू विल रूल द वर्ल्ड ऑफ मनी। थैंक यू शरद सर, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। सो शरद कोहली जी आज मेरे साथ जुड़े थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जो वो है ना उसमें आपको इधर उधर किसी की नहीं सुननी है, अपने दिमाग की सुननी है, अपना मेहनत करना है और एक ही एसेट पर ओवर फिदा नहीं होना है। तो ये मैंने सीखा, आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। सो ऐसा ना वैसा पैसा के इस एडिशन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।